गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है WTO रिलेटेड है। थोड़ा सा रह गया था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि शुड इंडिया बी ए मेंबर ऑफ WTO। क्या इंडिया का WTO मेंबर होना चाहिए? सम स्कॉलर आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, कुछ स्कॉलर ने या कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है WTO के मेंबर होने का, होना चाहिए कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। क्या उन्होंने कहा कि मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर्स एमंग द डेवलप्ड नेशंस। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो WTO को रूल रेगुलेशन जो फॉलो करता है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ करती हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया। ये तमाम जो है आपस में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री उनको कोई ज़रूरत नहीं, इनका अपना एक व्यू है। डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स टू ओपन अप देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉट फॉर अलाउड टू एक्सेस द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इनका कहना है कि डेवलप कंट्रीज़ क्या हैं, वो अक्सर धोखे में हो जाती हैं। ठीक है, जनरली जो मार्केट ओपन होती है, जो मार्केट में डील होती है, वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ के बीच में ही सब कुछ होता है। तो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो WTO के जो रूल्स और रेगुलेशन जो बने हुए हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को उतना बेनिफिट नहीं देते हैं, बनिस्बत किसको ज़्यादा देते हैं फ़ायदा, ये डेवलप कंट्रीज देते हैं। तो हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको पढ़ लीजिएगा। बायलैटरल मतलब दो कंट्री होती है, मल्टीलेटरल मतलब होता है बहुत सारे कंट्री, टैरिफ मतलब टैक्सेशन होता है। ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगता है, ठीक है, इंपोर्ट्स पर। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर होता है जो, ठीक है, जो लगता है पैसा लगता है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है, देख लीजिएगा आप लोग। अब भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब क्या क्या लिबरेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। पहला हमारा क्या है, आर्गूमेंट्स इन फेवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब उन्होंने कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि इकोनॉमी रिफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कैसे? द ग्रोथ ऑफ इन GDP कितना है, 5.6% ड्यूरिंग 1980 से 1981 तक था। ड्यूरिंग 2018-19 GDP ग्रोथ कितना हुआ, 7.2%। मतलब थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज़ की, एज कम्पेयर टू रेट ऑफ 6.7 इन 2017 और 18 में। ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स पीरियड the growth of agriculture has declined and industry sector reported fluctuation whereas growth of service sector has gone up। मतलब ये कह रहा है कि जो अभी रिसेंटली जो आजकल जो GDP चल रही है, जाए 1 साल 2 साल पहले की बात बता रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हुआ और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ, सर्विस सेक्टर ज़्यादा बढ़ी है। दिस इंडिकेशन डैट द ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने में से क्या हमारी GDP थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई है। लेकिन ड्यूरिंग 2012 से 15 तक क्या है, देयर हैज़ बीन सेटबैक इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2013-14। ठीक है, तो 2012-2015 के बीच में क्या है, काफ़ी सेटबैक आया कि डिफरेंट सेक्टर में कि कितना कितना ग्रोथ हुआ, कितना कहाँ कम हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ था, कब हुआ था, 2013-2014 में हुआ था। बट विटनेस नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द सब्सिक्वेंट ईयर। लेकिन एग्रीकल्चर में तो ग्रोथ तो हुआ था, लेकिन जो GDP में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया था, यही कह रहा है। सर्विस सेक्टर विटनेस द हाइएस्ट एवर ग्रोथ रेट ऑफ 10.3% इन 2014 एंड 15। ये कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर था, वो 10.3% ग्रोथ हुआ था। कब? 2014-15 बहुत ज़्यादा हुआ था। द इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस अ स्टीप डिक्लाइन, और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था काफ़ी डाउनवर्ड गई थी ड्यूरिंग 12 और 13 में। ठीक है,
बट बिगेन टू शो अ पॉजिटिव ग्रोथ देयर आफ्टर, उसके बाद धीरे क्या काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ उसका हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या है, जब रिफॉर्मेशन हुआ तो कंट्री से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन हुआ। रिफॉर्मेशन के साथ क्या कि कंट्री में अदर कंट्री की जो है वो हमारे देश में आकर क्या करने लगी, इन्वेस्टमेंट करने लगी। द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज़ लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होने लगा। मतलब कि फॉरेन की कंपनी का इंडिया में आके क्या करने लगी, इन्वेस्टमेंट करने लगी। एफडीआई मतलब फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कहने मतलब ये है कि फॉरेन की कंट्री जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आके क्या करने, इन्वेस्टमेंट करने लगी। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज अबाउट कितना डॉलर, $100 मिलियन 1991 में की थी, जो बढ़ के कितना हो गया 73.5 बिलियन 2014-15 में था। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने क्या लॉन्च किया, मेक इन इंडिया किया। कब, सितंबर 2014 में किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज फर्दर लिबराइज, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट या इन्वेस्टमेंट जो थी वो काफ़ी लिबराइज हुई, काफ़ी इनको फ्रीडम दिया गया। ड्यू टू दिस रीज़न एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया इंक्रीज बाई 48%। जिसके क्या हुआ, जैसे 2014 के बाद से क्या हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर एफडीआई जो है बहुत ज़्यादा आने लगी। कितना आने लगी, 48% इंक्रीज़ कर गई थी ये। देन आफ्टर क्या, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जाहिर बात है कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा आएगा। देयर हैज़ बीन ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या क्या, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अबाउट डॉलर कितना 6 बिलियन 1991 में था, 90 से लेकर 91 में था, और टू अबाउट कितना बढ़ गया 321 बिलियन डॉलर 2014-15 में था। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है कि जितने भी डॉलर का मतलब ये नहीं अमेरिका नहीं, जो कंट्री डॉलर से अपना बिजनेस करती हैं डॉलर करेंसी से, उसका इंडिया पर इतना रिजर्व हुआ करता था। ठीक है, तो राइज इन एक्सपोर्ट, उसका क्या एक्सपोर्ट बढ़ गया। ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑटो पार्ट्स। इंडिया एक्सपोर्ट ऑटो पार्ट्स करने लगी। इंजीनियरिंग गुड्स बनाने लगी, आईटी सॉफ्टवेयर भेजने लगी दूसरे कंट्री को। टेक्सटाइल कपड़े के मामले में इंडिया बहुत आगे है, ये आपको पता ही है कि यहाँ पर कॉटन की जो खेती बहुत ज़्यादा होती है गुजरात साइड में। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, उसके बाद इंडिया के महंगाई दर पर काफ़ी कंट्रोल किया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन टैक्स रिफॉर्मेशन किया। अदर रिफॉर्म हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई दर को कम किया, कंट्रोल किया। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस कितना घट गया, 70% घट कर कितना आ गया, 70% इतना था 1991 में, ग्राउंड कितना हो गया 5.8% कितना हो गया 2015-16 में हो गया। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ इसकी वजह से, रिफॉर्मेशन करने की वजह से। ठीक है, जो एलपीजी जो पॉलिसीज़ बनी थी। उसके बाद क्या क्या लोग क्रिटिसाइज़ किए हैं इसके बारे में, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिटिसाइज रेज सीरीज ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्पेशली इन द एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लोग कुछ लोग इकोनॉमिक्स ये कहा कि भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप जीडीपी तो बढ़ा के दिखा देंगे, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन फिजिकल मैनेजमेंट, ये लोग काफ़ी इस पर अगेंस्ट बोले। पहला कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, दो द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड बट सच ग्रोथ फेल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। यही कह रहा मैंने कहा कि जीडीपी बढ़ेगी, इंडस्ट्री सेक्टर तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर तो बढ़ा दिए और आपने अब दिखा दिया कि मेरी जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज़ कर गई, लेकिन जो गरीब तबका है, पुअर लोग हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आपने क्या कि मशीन टेक्नोलॉजीज खूब ज़्यादा क्या करने, प्रोडक्शन करने लगे, तो आपने जीडीपी को अब दिखा दिया कैपिटल इंटेंसिव से। लेकिन जब लेबर इंटेंसिव की बात होती है कि लेबर के ज़रिए जब प्रोडक्शन करना होता है, तो वहाँ मशीन लग गई, तो लेबर लोग क्या हो गए, वर्कर्स बेरोज़गार हो गए। तो ये हो गया कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन क्या हो गया, बेरोज़गारी बढ़ गई। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सारी बात है कि जब न्यू इकोनॉमिक फॉर्म्स हुआ तो हमारा एग्रीकल्चर फोकस करने, जिससे हमारे क्या होगी, जो खाने पीने की चीज़ है, अनाज क्या है, वो काफ़ी महंगा हो गया। देखिए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या इसमें क्या क्या देखिए, पहला रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कम होने लगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। जब रिफॉर्मेशन होने लगा 1991 के बाद से, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन लगा, तो अपनी जो गवर्नमेंट थी वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस कम करने लगी, वो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने लगी, इंडस्ट्री सेक्टर फोकस करने लगी। जिससे क्या होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन, सिंचाई करना खेतों में, बिजली का, पावर का, रोड, मार्केट जो लिंक है एक दूसरे से, रिसर्च एंड जो है डेवलपमेंट है, उस पर काफ़ी फोकस नहीं हुआ, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी को क्या कर रही है, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच एडवर्सली अफेक्ट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। फर्टिलाइजर का जो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उस पर सब्सिडी मिली, उसको ख़त्म कर दिया, जिससे कि जो छोटे मोटे किसान थे उनको बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हुई। लिबरेशन एंड रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, लिबरेशन कर दी और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर क्या रिडक्शन कर दिए हैं। दिस सेक्टर हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस सच एज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। अब जो फॉरेन से जो गुड्स आता है उस पर जो ड्यूटीज़ लगती थी, उस पर टैक्स लगता था, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जो सपोर्ट प्राइस को मिनिमाइज कर दिया गया, हटा, लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन था, क्वांटिटी था, उस पर हटा दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जिससे क्या हो गया कि काफ़ी इंडियन फार्मर इफेक्टेड हुए, जिससे उनको क्या हो गया, उनको इंटरनेशनल मार्केट में क्या काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिससे क्या एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी डाउन भी हो गया था। ठीक है, फिर क्या, शिफ्ट ऑफ कैश क्रॉप। हमने पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने एग्रीकल्चर पर प्रोडक्शन कम करके खाने पीने चीज़ कम पर, कॉटन पर, जूट पर ज़्यादा फोकस करने लगे, जिससे क्या कर सके, उससे पैसा कमा सकें। ये भी इंडिया का क्या रिफॉर्मेशन हुई, भी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, फिर लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडिया का इंडस्ट्री ग्रोथ भी क्या होने लगा, काफ़ी लो लेवल होने लगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड स्लो डाउन ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, चीपर इम्पोर्टेड गुड्स बहुत क्या था, बहुत काफ़ी चीप था। ठीक है, जिससे क्या हो गया, इंडस्ट्री ग्रोथ काफ़ी नुकसान हुआ। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर वाज ग्रेटर इनफ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ए रिजल्ट डोमेस्टिक कंट्रीज वेयर एक्सपोज्ड इम्पोर्ट गुड्स। अब क्या, जब रिफॉर्मेशन हो गया तो फॉरेन कंट्री से एक से एक मशीन आने लगी, जो इंडिया का इतना मशीन बढ़िया बना नहीं पाती थी, जिससे हमारी इंडिया की इंडस्ट्री क्या हो गई, काफ़ी लो हो गई। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर सप्लाई भी कम होने लगा। ठीक है, इनएडुकेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट करने लगी इसमें। नॉन टैरिफ बेरीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ऑल कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। जितना भी कोटा था और जितना भी सीलिंग थी, क्लॉथ है, वो क्या सब कुछ इंडिया से रिमूव कर दिया गया, मतलब उस पर जो टैक्सेशन लगता था उसको हटा दिया गया। बट सम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस हैव नॉट रिमूव देयर कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। तो ठीक है, तो इंडिया फॉरेन से कंट्रीज जो चीज़ आता था उस पर इंडिया ने कम कर दिया, लेकिन जो इंडिया जब बाहर बेचता था कोई प्रोडक्ट अमेरिका में, तो अमेरिका वाले क्या कर, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते, उस पर कोटा ज़्यादा लगा देते थे कि इतना आप इतने ही बेच सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जिससे काफ़ी इंडिया को नुकसान हुआ, डाउनवर्ड हुआ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। इन इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसमें क्या कि गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज फिक्स्ड अ टारगेट डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पब्लिक सेक्टर, PSE भी कर दिया है। फॉर इंस्टेंस 2014 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या किया, फॉर इंस्टेंस 2014-15 में क्या, द टारगेट
56,000 करोड़ का था, वेयर अचीवमेंट अबाउट 34,000 करोड़ पास, 34,500 करोड़ ही बेनिफिट उनको मिला। ठीक है, तो इंडिया अपनी जो पब्लिक सेक्टर उसको क्या करने लगे, प्राइवेट खातों बेचने लगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये भी नुकसान हुआ। ठीक है, ये चीज़ में कहा है कि द एसेट्स ऑफ पीएसयू वेयर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, जो हमने बताया था कि सब प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिए हैं। तो काफ़ी ये डिसइन्वेस्टमेंट में से क्या होने लगा कि काफ़ी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू काफ़ी कम होने लगे थे, शॉर्टेज होने लगे थे, जिससे क्या वो उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाए और उनको पूरे प्राइवेट खातों क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। नेक्स्ट हमारा 2 क्या रह गया है, इनफेक्टिव टैक्स पॉलिसी भी कोई इनफेक्टिव थी। द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड वाज डन जनरेट लार्जर रेवेन्यू एंड टू कब इन्वेजन बट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट की कोई टैक्स पॉलिसी नहीं थी इतनी कि जो काफ़ी क्या कर बहुत लोगों को टैक्स में छूट दे दी, बड़े बड़े लोगों को, तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया जो है गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई, है ना, रिफॉर्मेशन पीरियड के टाइम। टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप ऑफ रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज़, तो जब टैरिफ हटा दिए हैं तो कस्टम ड्यूटीज़ मिलना कम हो गई, तो ये भी रेवेन्यू कम हो गया इंडिया का। टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो टैक्स इंसेंटिव देने लगी, बेनिफिट देने लगी किसको, जो फॉरेन कंपनीज़ को, इन्वेस्टर को, ताकि वो हमारे इंडिया में आके क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम। फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यू, तो ये काफ़ी नुकसान हुआ। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, द न्यू पॉलिसी हैज़ बीन इंकरेजिंग डेंजरस ट्रेंड ऑफ कम्युनरिज्म बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस आइटम एंड सुपीरियर कंजम्पशन। उसके क्या करें, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर ज़्यादा फोकस करने के, कंज्यूमर किस टाइप के लग्जरियस आइटम को पसंद करता है, तो उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जो ज़रूरत की चीज़ पर नहीं फोकस करके, जो कंज्यूमरिज्म मतलब जो अट्रैक्ट करती है। जैसे मान ली मोबाइल, अब मोबाइल किसी बात छोटा मोटा मोबाइल रहेगा तो आप भी काम कर, लेकिन वो क्या करने लगी, एक से मोबाइल बनवाने लगी, जो क्या हो गया 70,000 80,000 लोग खरीदने लगे, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं खरीदने लगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा ये भी इस वजह ग्रोथ हमारी कंट्री का लॉस हुआ, अनबैलेंस ग्रोथ हो गया। ठीक है, अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ हैज़ बीन कंसंट्रेटेड ओनली सम एरिया, जैसे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया गया, टेलीकम्युनिकेशन में सर्विस किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया गया, फाइनेंस में किया गया, इंटरटेनमेंट में किया गया। अब इसका क्या मतलब एंटरटेनमेंट में, ट्रैवल में किया गया, हॉस्पिटल सर्विस में किया गया। तो जो अनबैलेंस ग्रोथ करें, मतलब ये भी सेक्टर ज़रूरी है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस किया जो इस पर ज़रूरत, जैसे कि आप एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, लोगों को मकान देना चाहिए, ये बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, लोग खाने पीने की ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है, और रोड ज़रूरी है। तो इस पर फोकस ना करके इन अननेसेसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया। मतलब कहने में नेसेसरी तो है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, जो अगर ये लाइफ उतना ना रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस पर भी ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से अनबैलेंस ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट, ये रहा आज का टॉपिक, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर इसको आप लोग देखिए, जो है मुझसे पूछिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ, चैप्टर 4। ओके, थैंक यू।